गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा 8वीं में मैं टीचर स्नेहल फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे पाठ 5वां मधुबन, इसका स्वाध्याय। बच्चों, पहले वीडियो में हमने मधुबन पाठ की जानकारी ले ली थी, उसका मीनिंग देखा था, उसके शब्दार्थ देखे थे। आज उस पाठ के नीचे जो भी सारा स्वाध्याय दिया गया है, जो भी प्रश्न दिए गए हैं, वो तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। आप जानते ही हैं संजाल किस तरह से होता है और वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये प्रश्न देखने से पहले आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि जो भी आपको संजाल आता है उसकी आकृति आपको पेन से ही बनानी होती है। उसके अंदर जो भी आप प्रश्न लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, वह भी सारा आपको पेन से ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं संजाल कौन सा है। संजाल के लिए आपके सामने प्रश्न है, राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। अब उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो घटनाएं और वह घटनाएं कब घटी, इससे संबंधित यह संजाल दिया गया है। ये है आपका पूरा प्रश्न। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया था, उसका साल हमें यहां पर लिखना है। उसका आंसर है 1921। दूसरा पार्ट है, 1925 में ऐसा क्या हुआ था। 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में क्या हुआ था, उन्होंने कबीर का रहस्यवाद यह पुस्तक लिखी थी। और उनका विवाह कब हुआ, 1926 में। इसी तरह से आपका ये संजाल पूर्ण होता है। बच्चों, देखते हैं दूसरा सवाल, कारण लिखो। आपके सामने ये दो वाक्य दिए गए हैं, उनका कारण आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण। हमने पहले वीडियो में ये बात देखी थी कि डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दूर रहने का कारण क्या था, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। ये उसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण। मतलब डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों आए, ऐसी कौन सी प्रेरणा उनको मिली। उसका उत्तर है, क्योंकि वे हिंदी से बहुत प्रेम करते थे और उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। ये बात आप लोग जानते ही हैं। अब बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कृति करो। आपके सामने एक आकृति आई है जो पेड़ की आकृति है, और उस पेड़ पर ही आपको एक सवाल आया है और उसका उत्तर भी आपको उसी आकृति पर लिखना है। ध्यान रहे कि आपको कृति पत्रिका में यानी प्रश्न पत्रिका में जो जो भी आकृतियां आती हैं, वैसे ही आकृति आपको उत्तर पत्रिका में बनानी होती है। तो देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो।
भूतपूर्व यानी हो के गए हैं, एक्स प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। पाठ में कौन से ऐसे एक्स प्राइम मिनिस्टर के नाम आए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। वो 4 नाम हैं, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई। चौथा प्रश्न है कृति पूर्ण करो। इसमें आपको प्रश्न आया है गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को गृहस्थ जीवन यानी उनके पारिवारिक जीवन में किन से प्रेम हुआ था। उत्तर है सात्विकता और नैतिकता। सात्विकता यानी अच्छे गुण और नैतिकता यानी नीति संबंधी, मॉरल। तो ये 2 आंसर आपको लिखने हैं। मैं फिर से एक बार कहूंगी कि जो भी आकृति आपको आती है वही वैसे ही आकृति आपको पेन से आपके उत्तर पत्रिका में बनानी होती है। बच्चों, यहाँ तक हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के नीचे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमने देखे। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है आकृति पूर्ण कीजिए। सवाल है लेखक ने डॉक्टर रामकुमार को यहाँ देखा था, यानी लेखक ने पहली बार रामकुमार जी को कहाँ देखा था। उत्सवों में, संगोष्ठियों में और सम्मेलनों में। इन 3 जगह पर उन्होंने रामकुमार जी को देखा था। हमारा दूसरा प्रश्न है उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार। मतलब लेखक अनुराग वर्मा जी जब पहली बार रामकुमार वर्मा जी की मुलाकात लेने उनके घर मधुबन में गए थे, तब उनके दिमाग में कौन कौन से विचार आए। उसका उत्तर है, पहला तो है कैसे होंगे डॉक्टर साहब, और दूसरा विचार है कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। मनीषी मतलब विद्वान। तो ये 2 विचार उनके दिमाग में आए हुए थे। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर वर्मा यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन में, यानी प्रयाग स्टेशन के यहाँ मधुबन इस घर में वो रहते थे। आपको ये पूरा उत्तर लिखना जरूरी है। तीसरा सवाल है गांधी जी ने अंग्रेजी की तालीम को यह बताया। क्या बताया? अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का नुस्खा है, यानी एक उपाय है। अंग्रेजी की तालीम यानी शिक्षा, अंग्रेजी की शिक्षा लेना एक गुलाम बनने का एक तरीका है, एक उपाय है। यह आपके उत्तर है। अब देखते हैं बच्चों, आपके पाठ में पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द और विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द आए हुए हैं। उनमें से कुछ पर्यायवाची और कुछ विलोम शब्द मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। पहले तो देखते हैं पर्यायवाची शब्द। नौकर, उत्तर है दास और गुलाम। साहस यानी हिम्मत। मुलाकात यानी भेंट या साक्षात्कार। उत्तर यानी जवाब। तालीम यानी शिक्षा। अब देखते हैं विलोम शब्द। प्रेम का विरोधार्थी या विलोम शब्द है घृणा, या आप नफरत भी लिख सकते हो। जीवन, मरण, बचपन, बुढ़ापा और स्थिरता
अस्थिरता। इस प्रकार पर्यायवाची और विलोम शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। आपके पाठ में और भी सारे पर्यायवाची और विलोम शब्द आए होंगे, उनका भी आपको अभ्यास करना है। अब बच्चों देखते हैं कुछ मुहावरे। आपके पाठ में 2 मुहावरे आए हुए हैं। एक है ज्वार उठना, जिसका अर्थ है विचारों की हलचल, यानी हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाते हैं, उनको कहा जाता है विचारों का ज्वार उठना। देखते हैं उससे संबंधित एक वाक्य। परीक्षा नजदीक आते ही मेरे मन में विचारों का ज्वार उठा। इस प्रकार आप उस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपके अनुसार आपको जो अच्छा वाक्य प्रयोग लगे, आप वह वाक्य इस मुहावरे के लिए लिख सकते हैं। दूसरा मुहावरा है सकते में आना, यानी घबराना, अति भयभीत होना। देखती हैं इसका वाक्य क्या है। आज घर में पानी नहीं आएगा, ये पता चलते ही घर के लोग सकते में आ गए। यानी पानी ना आने के कारण घर के लोग घबरा गए। मैंने पहले भी बताया कि आप लोग इस वाक्य की जगह आपके दिमाग में जो भी वाक्य आता है, जो भी सही वाक्य आता है, आप लिख सकते हो। इस प्रकार आपके पाठ में ये 2 मुहावरे दिए हैं, उसका आपको अभ्यास जरूर करना है। बच्चों अब देखते हैं कुछ स्वमत के प्रश्न। ये प्रश्न बोलने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि स्वमत यानी आपका खुद का मत, आपका खुद का विचार। जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में आता है, उस प्रश्न से संबंधित आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जो भी आपका मत है, वही आपको लिखना है। चाहे वह मत पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, लेकिन आपके मत के लिए मार्क्स दिए जाते हैं। और ये स्वमत आपके दिमाग के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार लिखना अपेक्षित होता है। यहाँ पर एक स्वमत का प्रश्न मैंने तैयार किया है और आपके सामने लाया है। मैं चाहूंगी कि ये प्रश्न आप अच्छी तरह से देखें और उसी के अनुसार आप दूसरे स्वमत के प्रश्न भी तैयार कीजिए। तो प्रश्न है, कहानियों एवं कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है, अपना मत लिखिए। इस प्रश्न का मतलब यह है कि कहानी हो या कविता हो, इनके द्वारा हमारा मनोरंजन होता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। कैसे? आपका विचार क्या है? यहाँ पर उत्तर दिया गया है। कहानी एवं कविता समाज का प्रतिबिंब होती है। समाज में घटित घटनाओं का प्रतिबिंब हमें कविता या कहानी के रूप में दिखाई देता है। मतलब यह बच्चों कि समाज में जो भी कुछ घटनाएं होती हैं, वह घटना कविता और कहानी के माध्यम से भी लिखी जाती है और वो सबके सामने आ जाती है। अब कहानी की बात करें तो कहानी मनोरंजन एवं ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन है। कहानी के द्वारा मनोरंजन अवश्य होता है। मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट। कहानी पढ़ने के बाद हमारे मन को प्रसन्नता होती है, हमारा मनोरंजन हो जाता है और साथ ही सीख भी मिलती है कि उस कहानी से हमें क्या सीख लेनी है। कहानी द्वारा प्राप्त सीख का हम जीवन में पालन कर सकते हैं। यानी बच्चों, कहानी जो भी हम लोग पढ़ते हैं, उस कहानी के द्वारा हमें जो बातें समझ में आती हैं, वह बातें हम अपने प्रत्यक्ष जीवन में भी उसे उतारने की कोशिश करते हैं।
इसके द्वारा हम जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। विपरीत परिस्थिति मतलब जो भी कुछ बुरी परिस्थिति जब हमारे सामने आ जाती है, तब हम वो सीख याद करके उसी के अनुसार हम जीने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह से हम विपरीत परिस्थिति, बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, और ये प्रेरणा हमें कहानी के द्वारा मिलती है या मिल सकती है। कविता हृदय का आविष्कार होती है, यानी हृदय में, हमारे दिल में जो भी भावनाएं आती हैं, वह हम जब कागज पर उतारते हैं तो वह कविता बन जाती है। वह हमारा मनोरंजन भी करती है और हमें प्रेरणा भी देती है, हमें इंस्पायर भी करती है। कविता से प्राप्त प्रेरणा हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है। इसीलिए कहानियों एवं कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि कहानी और कविता के द्वारा हमारा क्या क्या फायदा हो सकता है। मनोरंजन भी होता है और हमें ज्ञान भी मिल जाता है। तो इसी तरह से ये स्वमत का प्रश्न हमारा तैयार होता है। बच्चों, दूसरा स्वमत का प्रश्न है यहाँ पर, देश प्रेम की आपकी भावनाओं को संक्षेप में व्यक्त कीजिए। यानी देश प्रेम, आपके मन में जो देश प्रेम है, वो जो भावनाएं आपके मन में है, उसे संक्षेप में, इन शॉर्ट आपको लिखना है। देखते हैं किस प्रकार उसका उत्तर है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जहां हमने जन्म लिया, जिसकी गोद में हम पले बढ़े, उसके प्रति प्रेम स्वाभाविक है। मतलब बच्चों, जननी जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया है, वही हमारी जननी, हमारी माता होती है, और उस माता के प्रति हमारा प्यार बढ़ना ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। देश की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में हमें तत्परता दिखानी चाहिए। मतलब मान मर्यादा, उसकी रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारा सर्वस्व हमें न्यौछावर करना चाहिए। हमारा शरीर उसके लिए तैयार होना चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए। यानी जब भी हमारे देश पर कोई संकट आता है, उस संकट का सामना करने के लिए हमें ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। देश प्रेम ही देश की उन्नति का परम साधन है। यानी देश की उन्नति देश प्रेम में ही छिपी हुई है। जो मनुष्य अपना तन मन धन देश पर निछावर कर देता है, वही सच्चा देश प्रेमी है। बिना देश प्रेम की भावना के देश की अखंडता को, देश की आन और शान को बनाए रखना असंभव है। मतलब हमारे देश को अखंड, एक संग रखने के लिए हमें देश प्रेम दिखाना ही चाहिए। देश प्रेम की भावना हमारे हृदय को देशभक्ति से ओतप्रोत रखती है। देश प्रेम एक पवित्र भावना है। देश के प्रति न्यौछावर हो जाने से बढ़कर कोई गौरव नहीं है। इसीलिए कवि माखनलाल जी कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। यहाँ पर इस उत्तर में कवि माखनलाल, एक प्रसिद्ध कवि, उनके कुछ शब्द यहाँ पर इस उत्तर में मैंने इस्तेमाल किए हैं। वो माखनलाल जी कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, यानी मुझे उस पद पर, उस रास्ते पर तुम फेंक देना जहां पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक, यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर जिस पद से जाने वाले हैं, उस पद पर तुम मुझे फेंक कर, तोड़कर फेंक देना। यानी मैं मेरा शरीर अपने देश के लिए सर्वस्व समर्पित करना चाहता हूँ। यही भावना इस
प्रश्न के माध्यम से कवि ने लेखक ने यहाँ पर बताई है। बच्चों, यहाँ हमने मधुबन का स्वाध्याय देख लिया है। मुझे आशा है कि ये स्वाध्याय आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के जरिए जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं वो सारे प्रश्न आपको आपके हिंदी के नोटबुक में लिखना जरूरी है। साथ ही आपको हिंदी का वर्कबुक भी दिया गया है। वह वर्कबुक प्रैक्टिस के तौर पर आपको यूज करना है। मतलब उस वर्कबुक में जितने भी प्रश्न हैं उसे आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आशा करती हूं कि ये स्वाध्याय आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।